हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई इस व्लॉग के अंदर मैं बनारस सीरीज़ में से कुछ दिखाने वाला हूँ जो मैंने अभी तक नहीं डाला है। ये नेक्स्ट एपिसोड आएगा। हम गए थे इलाहाबाद में फेमस लाइट शो देखने के लिए, तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो। संगम के लिए ही फेमस है बस, और कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं। लग रहा है शाम हो रही है अभी। इधर से क्लियर दिख रहा है। ये ठीक है। देखना है और कितना बाजुए कातिल में है। आपके पीछे दाहिनी ओर मैं वही वृक्ष हूं, वही पीपल का दरख्त जिसने क्रांतिकारियों के सरताज महान चंद्रशेखर आजाद की शहादत देखी थी। बरसों से खड़ा हूं यहां, बहुत कुछ देखा है मैंने, बहुत कुछ सुना है। उन परिंदों से जो मेरी शाखों पर अपना डेरा बसाते हैं, उन हवाओं से जो दूर दूर की खबरें लेकर आती हैं, अपने इन बरसों पुरानी जड़ों से जो जमीन के भीतर दफन हजारों बरस पुराने किस्से और कहानियां खोज लाती हैं और मुझे सुनाती हैं। उन्हीं किस्से कहानियों के जमघट में छुपी एक कहानी मैं आज आपको सुनाता हूं। गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर हजारों साल पुराने बसे हुए शहर की कहानी।
इस प्रयागराज की कहानी, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। सिनासिते सरिते यत्र संगते संगते अन्नानुहासो देवमुन्दमन्दति सरस्वती तीर्थ संगम कहा गया है। पुराण में भी एक प्रसंग मिलता है कि एक बार जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनक जी से पूछा कि सर्वोत्तम तीर्थ कौन सा है, तब उन्होंने बताया कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने पुण्य क्षेत्र विद्यमान हैं, उनमें प्रयाग नामक तीर्थ सबसे उत्तम है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्वयं कई यज्ञ संपन्न किए थे, इसलिए प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। तो ऐसे पावन तीर्थ पर बसा है हमारा प्रयागराज। ये उन 4 शहरों में से भी एक है जहां विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। चलिए आज मैं आपको इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तब देवताओं और असुरों में उसे पाने के लिए भयंकर युद्ध हुआ। ये देखकर गरुड़राज सुरक्षा के विचार से इस अमृत कुंभ को लेकर क्षीर सागर की ओर उड़ चले। कहते हैं उनकी इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आ गए। यही कारण है कि इन 4 नगरों में हर 12 वर्षों पर कुंभ का पर्व मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु साधु संतों के सैकड़ों अखाड़े गंगा जी में स्नान करने आते हैं, संगम किनारे सत्संग करते हैं, धूम लगाते हैं। सरस्वती तीर्थ संगम कहा गया है। पुराण में भी एक प्रसंग मिलता है कि एक बार जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनक जी से पूछा कि सर्वोत्तम तीर्थ कौन सा है, तब उन्होंने बताया कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने पुण्य क्षेत्र विद्यमान हैं, उनमें प्रयाग नामक तीर्थ सबसे उत्तम है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्वयं कई यज्ञ संपन्न किए थे,
इसलिए प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। तो ऐसे पावन तीर्थ पर बसा है हमारा प्रयागराज। ये उन 4 शहरों में से भी एक है जहां विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। चलिए आज मैं आपको इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तब देवताओं और असुरों में उसे पाने के लिए भयंकर युद्ध हुआ। ये देखकर गरुड़राज सुरक्षा के विचार से इस अमृत कुंभ को लेकर क्षीर सागर की ओर उड़ चले। कहते हैं उनकी इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आए। यही कारण है कि इन 4 नगरों में हर 12 वर्षों पर कुंभ का पर्व मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु साधु संतों के सैकड़ों अखाड़े गंगा जी में स्नान करने आते हैं, संगम किनारे सत्संग करते हैं, धूम लगाते हैं। सब नर नारी चहुओर कहे हर हर गंगे। बारह बरस में कुंभ आता, माघ के
गौतम बुद्ध के काल में भी प्रयाग का बड़ा महत्व था। इसका एक बड़ा साक्ष्य है यहां उपस्थित अशोक की लाट। सम्राट अशोक का संदेश तो इस स्तंभ पर अंकित है ही। गुप्त काल के शक्तिशाली राजा समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी इसी स्तंभ पर खुदा है। 16वीं शताब्दी के अंत में सम्राट अशोक का यह स्तंभ उस किले का हिस्सा बन गया जिस किले का निर्माण संगम के किनारे मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। बुद्धम शरणम गच्छामि महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट इसका एक जीवंत उदाहरण है। देश के 4 उच्च न्यायालयों में से तो एक ये है ही। इसके अलावा अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले देने का श्रेय भी इस न्यायालय को जाता है। शिक्षा के प्रसार के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस शहर को उनका दूसरा महत्वपूर्ण योगदान था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 16 नवंबर 1887 को हुई। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इस विश्वविद्यालय का शुरुआती नाम न्यूयॉर्क सेंट्रल कॉलेज था। यहाँ का विजयानगरम हॉल और 7 खंडी मीनारें इतनी सुंदर और आकर्षक है कि आते जाते लोगों की निगाहें बरबस अपनी ओर खींच लेती है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही इलाहाबाद हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा। ऐसी ही कुछ प्रसिद्ध शख्सियतों के नाम एकाएक तब याद आते हैं जब इस शहर से जुड़े साहित्यकारों की बात होती है। जैसे हास्य व्यंग के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी साहब, फिराक गोरखपुरी जो उर्दू के जाने माने शायर तो थे ही, अंग्रेजी भाषा के भी प्रकांड पंडित थे। महादेवी वर्मा हिंदी की सशक्त कवि थी जो आधुनिक मीरा के नाम से भी जानी गई। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के महत्वपूर्ण स्तंभ, मधुशाला के लेखक और हिंदी साहित्य के पुरोधा कवियों में से एक हरिवंश राय बच्चन और अपने नाम ही के अनुरूप हिंदी भाषा के निराले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी ये कविता तो अद्भुत है। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जूं जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर। वो तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। कला और साहित्य के साथ नाता इस शहर से रहा है। जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, महामना मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इसी शहर में हुआ था। उनका घर आनंद भवन स्वाधीनता संग्राम की गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र था, जिसकी वजह से प्रयागराज भी आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आजादी की बातें करें तो मुझे याद आता है सन 1857 का स्वाधीनता संग्राम, जिसका गवाह मैं खुद रहा। अनेकों भीषण लड़ाइयां। एक बात तो मुझे लगा था कि बस हमें विदेशी हुकूमत से छुटकारा मिल ही गया, लेकिन इसे अब कुछ भी कहे कि अंत में ऐसा नहीं। परंतु इन युद्ध की वजह से इलाहाबाद एक दिन के लिए ही सही भारत की राजधानी बना। वो दिन था 1 नवंबर 1858। उस दिन प्रयागराज के मिंटो पार्क में एक शाही दरबार लगा था।
जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का महत्वपूर्ण घोषणा पत्र पढ़ा। आज 1 नवंबर 1858 के दिन से हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो जाए। अब से इंडिया में मलिका विक्टोरिया का राज होगा। ब्रिटिश ताज की हुकूमत होगी यहाँ। उस दौर से निकलकर समय के साथ थोड़ा आगे बढ़े तो मुझे याद आता है अपने चारों ओर बाहें फैलाए ये विशाल पार्क, जिसके आंगन में खड़ा मैं आज आपको ये कहानी सुना रहा हूं। बात सन 1870 की, जब एडिनबर्ग के ड्यूक एल्फ्रेड साहब इलाहाबाद आए थे। उन्होंने यहां आकर 133 एकड़ के इस बड़े से भूखंड पर एक विशाल पार्क का शिलान्यास किया था। उन्हीं के नाम पर तो इस पार्क का नाम पड़ा है एल्फ्रेड पार्क। ब्रितानवी हुक्मरानों ने इस पार्क के भीतर कई एक महत्वपूर्ण इमारतों का भी निर्माण करवाया, जैसे आपके पीछे ये मशहूर गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी। इलाहाबाद के उस जमाने के कमिश्नर फ्रांसिस ऑटवे में एक लाइब्रेरी बनवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मशहूर आर्किटेक्ट रिचर्ड रॉस्किल बेन को बुलवाया। पंडित बृजमोहन व्यास और कुछ सेनानी थे चंद्रशेखर आजाद। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। मशहूर क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से न सिर्फ उन्होंने पुनर्गठित किया, बल्कि भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे अनेक क्रांतिकारियों को उसमें शामिल भी किया। सन 1931 में चंद्रशेखर आजाद एक खुफिया और बेहद महत्वपूर्ण काम के लिए इलाहाबाद आए और 27 फरवरी के दिन उन्होंने अपनी पार्टी के एक सदस्य सुखदेव राज से इसी एल्फ्रेड पार्क में गुप्त मीटिंग की योजना बनाई। किसी भेदिए ने यह सूचना ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर मिस्टर नॉट पावर को दे दी। Hello, CID in charge Not Baba this side. DSP Thakur Vishweshwar Singh से बात कराओ। Urgent matter है। सलाम साहब, DSP सिंह बोलता हूँ। Singh, these armed सिपाही लेकर एल्फ्रेड पार्क के पास मिलो फौरन। आपका मतलब कंपनी बाग? Yes, कंपनी बाग। क्वेश्चंस पूछ के टाइम मत वेस्ट करो। जल्दी करो।
इस गद्दारी से बेखबर आजाद कंपनी बाग पहुंच चुके थे और पार्क में छुपे हुए थे। सुखदेव राज भी इलाहाबाद में अपने छुपने के ठिकाने से निकलकर उनसे मिलने तयशुदा जगह पर पहुंच गए। आजाद कहीं दिख नहीं रहे थे। सुखदेव ने उन्हें ढूंढना शुरू किया और आखिर वो दोनों मिल गए। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। सुखदेव, किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? आप निश्चिंत रहे गुरुजी, मैंने यहाँ आते वक्त पूरी सावधानी बरती है। शाबाश सुखदेव, शाबाश। मैंने तुम्हें यहाँ बहुत जरूरी मंत्रणा के लिए बुलाया है। जी बताइए। मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे 4-5 विश्वास पात्र साथी। आजाद और सुखदेव की बातचीत शुरू हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि नॉर्थ पावर 30 राइफलधारी सिपाहियों के साथ यहाँ पहुंच गया। Mr. Chandrasekhar Tiwari, you have been surrounded by police. तुम्हें पुलिस ने घेर लिया है। तुम आज यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। Surrender yourself. सुखदेव, तुम निकलो फौरन। नहीं गुरुजी, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहस मत करो, जाओ, ये मेरा आदेश है, जाओ। पर आप, जब तक मेरे पास ये मेरी बंकर तुम्हारा है, मेरा कोई पार भी बाका नहीं कर सकता। अब जल्दी जाओ यहाँ से, और जब तक मेरा अगला संदेश न मिले तब तक चौकन्ने रहना, संभल कर रहना। सुखदेव, अब जाओ यहाँ से, तब तक मैं इनको रोकता हूँ। पल भर में नॉर्थ पावर ने आजाद पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आजाद यही बगल में जामुन के पेड़ के पीछे छुपे पुलिस का मुकाबला कर रहे थे। जख्मी होने के बावजूद उस दिन उनकी गोलियों से नॉर्थ पावर और डीएसपी सिंह दोनों घायल हुए। आजाद के पास गिनती की गोलियां थी, जबकि पुलिस के पास न गोलियों की कमी थी न बंदूकों की। फिर भी आजाद उनसे अपने पास बची आखिरी गोली तक लोहा लेते रहे। आजाद ने प्रण लिया था कि वो हमेशा आजाद रहेंगे। उन्होंने अपना प्रण निभाया और वो हमेशा आजाद ही रहे। उन्होंने अपने पास बची आखिरी गोली से अपने प्राण न्योछावर कर अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए आत्म बलिदान दे दिया। स्वतंत्र भारत का सपना अपने दिल में लिए वो शहीद तो हो गए, लेकिन हिम्मत और बहादुरी की मिसाल चंद्रशेखर आजाद हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए। आज हमारा भारत देश एक स्वतंत्र देश है, तो उसका श्रेय शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों के उत्सर्ग को, उनकी शहादत हो जाता है, जिन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। आजाद अक्सर कहा करते थे, अंग्रेजों की गोलियों का हम सामना करेंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। जिंदाबाद
तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है बट ठीक है यार, जल्दी सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।